सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को इंडियन पार्लियामेंट की। हम लोग बात कर रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस की इंडियन पार्लियामेंट की। हम लोगों ने अभी तक दो पावर्स देख ली हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब देखते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन क्या है इंडियन पार्लियामेंट के। कोई भी टैक्स ना इम्पोज करा जा सकता है, ना ही कलेक्ट करा जा सकता है, एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, सरकार के द्वारा, एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये चीज़ हमने देखी थी। बजट जो है वो पार्लियामेंट के आगे प्लेस करा जाता है उसके अप्रूवल के लिए। बजट के ऊपर अगर वोटिंग फेल हो जाए तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, बजट की जो इनैक्टमेंट होती है, जो कि हमने उसकी स्टेजेस देखी थी कुछ लेक्चर पहले पार्लियामेंट के द्वारा, वो पार्लियामेंट ही ऐसी बॉडी होती है जो कि लीगलाइज करती है कि रिसीट और एक्सपेंडिचर जो कि सरकार बोल रही है आने वाले साल के लिए। तो श्रेया हमने देखा था ना, शिजैद कौन से मंत्रालय को कितना पैसा देना है, उसका मांगा हुआ पैसा ठीक है भी कि नहीं, इसके ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड जो वोटिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट ही तो होता है। पार्लियामेंट इसके अलावा ये भी स्क्रूटनाइज करता है कि सरकार का खर्चा कहाँ हुआ, सरकार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या जिसको फिजिकल परफॉर्मेंस भी कहते हैं वो कैसी है, अपनी फाइनेंशियल कमिटीज़ की मदद से। अब ये कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर आपको एक अलग से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जैद ईशा, कि बजट की प्रोसीडिंग्स को लेकर या फिर बजट में जो एलोकेटेड फंड है उसको लेकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन सी 3 कमेटी काम करती हैं। ठीक है, तो एक का नाम है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये बताते हैं कि सरकार ने जो खर्चा करा है, सरकार तो बोल रही है कि जनता के ऊपर खर्ची करी हमने, लेकिन जनता के ऊपर खर्ची करने का क्या मतलब है? क्या तुम 5-5 हज़ार करोड़ की मूर्तियां वगैरह ये सब बनवा दोगे, उससे जनता का भला हो जाएगा क्या? ये कमेटियां देखती हैं कि सरकार के द्वारा जो भी जनता के ऊपर पैसा खर्च करने का दावा करा जा रहा है, क्या वो इलीगल तो नहीं था, इरेगुलर तो नहीं था, अनऑथराइज तो नहीं था, इम्प्रॉपर तरीके से तो नहीं था, वेस्ट तो नहीं हो गया पैसा, जहाँ खर्च होना चाहिए था वहाँ से पैसा निकाल कर किसी फालतू काम में तो नहीं लगा दिया गया, एक्स्ट्रावेगेंस। तो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो हमें फाइनेंशियल मैटर में भी देखने को मिलता है, एंड जनरली 2 स्टेजेस के अंदर देखने को मिलता है। एक तो बजट के थ्रू कंट्रोल लगाना सरकार के ऊपर, डैट इज एप्रोप्रिएशन ग्रांट। सरकार 1 रुपया भी निकाल सकती है क्या देश की तिजोरी से, जिसको क्या बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल एंड एप्रोप्रिएशन एक्ट का आना जरूरी होता है कि नहीं होता है, बताओ? बिल्कुल। एंड दूसरा पोस्ट बजटरी कंट्रोल, कि भाई बजट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मिल गया है तो अंधाधुंध खर्च करते चले जाओगे। दैट इज कंट्रोल आफ्टर द एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स थ्रू 3 फाइनेंशियल कमिटीज। ये कमेटी देखती जाएंगी कि सरकार छोड़ो, जो भी मंत्रालय ने जिस भी स्कीम, प्रोग्राम, पॉलिसी के लिए जो पैसा मांगा था वो सही दिशा में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड 3 कमेटी मैंने आपको बताई, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो बजट होता है ना वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन निकल सकता है हमीद, प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी। डैट इज पार्लियामेंट जो है वो पैसा ग्रांट करता है सरकार को फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि बजट कितने साल में एक बार आता है? एक साल में एक बार, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी का मतलब है एनुअल। एंड इसलिए बजट को बजट ना बोल के हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ द ग्रांटेड मनी इज नॉट स्पेंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। मान लो ईशा, किसी एक मंत्रालय को सिलेक्ट करो, मयूर जरा कोई एक मिनिस्ट्री सिलेक्ट करो जरा, बोलो भाई, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है,
इफ द ग्रांटेड मनी इज नॉट स्पेंड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको दिए गए थे मान लो लगभग 6,000 करोड़ रुपीस। 31 मार्च आ गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म, श्रेया, एंड ये मिनिस्ट्री पैसा खर्च कर पाई 5200 करोड़ ही। कितना बाकी रह गया? 800 करोड़। देन द बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, याद रखना एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है ये टर्म देकर। कैरी फॉरवर्ड, मयूर ये BTST नहीं है, बाय टुडे सेल टुमारो। इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लैप्स। एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए क्या डाल देगा जैद? रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड रूल, और ऊपर एक स्टेटमेंट दे देगा कंफ्यूजन वाली कि श्रेया लिख देगा कि जितना पैसा बच गया है वो आगे जाके काम आ जाएगा, वो लिया नहीं जाएगा वापस। ये भी एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोल लगाता है सरकार के ऊपर। एज नो रिजर्व फंड्स कैन बी बिल्ड विदाउट इट्स ऑथराइजेशन, एंड जितना बच गया वापस दो। बिल्कुल माँ बाप का ये रोल निभाता है कि मार्केट में आपको कुछ लेने के लिए भेजा, आपने बोला कि मैंने इतने इतने रुपए के कुछ चिप्स ले लिए थे, बिस्किट ले लिए थे, आइसक्रीम खा ली थी, बाकी जितने पैसे वापस बचे हैं वापस करो। एक बात लिखी हुई है लेकिन, however the observance of this rule leads to heavy rush of expenditure towards the close of the financial year। इसके बारे में हम डिस्कस कर भी रहे थे श्रेया कुछ लेक्चर्स पहले कि जो बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है या फिर जब 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं उस साल काफ़ी एकदम से खर्ची जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको हम लोग कहते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं मार्च रश। मार्च रश कोई रूल नहीं है कि मार्च में ही जल्दबाजी दिखाकर खर्चा करना है। सामने वाले को ये लगता है ना कि जो पैसा है पूरा का पूरा बच गया है, चलो खर्च कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। ये समझते हैं क्या है ये। पार्लियामेंट जो है इट इज ऑल्सो वेस्टेड विद द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी प्रोविजन को या तो ऐड करके उसके अंदर उसके टेक्स्ट के अंदर कोई भी वेरिएशन लाकर या किसी भी प्रोविजन को हटाकर रिपील कर जड़ से रिमूव कर देना। संविधान का जो मेजर पार्ट है इट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस टू-थर्ड। जल्दी बताओ पहले कौन सा, कोई भी बोल लो। लोकसभा 2/3, राज्यसभा, एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये भी नेसेसरी है, पूरे हाउस की मेजोरिटी एंड प्लस 2/3 वो मेजोरिटी जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं वोट करेंगे उस दिन। और कुछ जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन की वो और भी टफ है। उसके अंदर क्या होता है 50% जो लेजिस्लेचर्स हैं हमारे, यानी कि मान लो कि 28 राज्यों में विधानसभा है तो लगभग 14 के अंदर 14 विधानसभाओं के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, नॉट ओनली विधानसभा, विधान परिषद भी हो सकती है उनमें से, मिनिमम 14 के अंदर जो है उन स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वो बिल जो है वो पास हो जाए। कुछ जो दूसरी प्रोविजन है संविधान की दे कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है अर्नीत, है ना। सारी चीज़ें टफ नहीं है चेंज करना, कुछ कुछ टफ है, ठीक है।
यहाँ पर सिंपल हमें मेजोरिटी बस चाहिए होती है ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओनली अ फ्यू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड विद द कंसेंट ऑफ, अगेन वो वाली बात, ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज स्पेशल मेजोरिटी से पास करें। ये कुछ खतरनाक वाली चीज़ें होती हैं। मुझे बताओ, क्या मैं जीएसटी को इस वाली कैटेगरी के अंदर डाल सकता हूँ क्या, कि हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए पड़ा था? जीएसटी के आने की वजह से कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का चेंज हुआ है? जल्दी बताओ, क्या कहते हैं उस फिनोमेना को? जीएसटी के आने की वजह से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने की वजह से कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का चेंज हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से ताल्लुकात, कौन से रिश्ते बदल गए हैं? जल्दी बताओ, क्या बोले जाते हैं इस फिनोमेना को? फिस्कल फेडरलिज्म। पैसों से लेन देन के मामले में सेंटर से लेकर राज्यों तक की व्यवस्था जो है वो हिल गई है। हिलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि ये कोई चीज़ नेगेटिव है, नेगेटिव कोनोटेशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ। वो व्यवस्था चेंज हो गई है क्योंकि बड़े सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं जीएसटी के अंतर्गत। जब से जीएसटी आया है उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। जैसे कुछ साल पहले टैक्स लगता था स्टेट बॉर्डर की ड्यूटी पर, अर्पित आपने सुना होगा, यूपी और इन सब जगह पे भी लगता था ऑक्ट्रॉय, जिसको हिंदी में बोलते थे चुंगी, माल जब आता जाता था। अब लेकिन नहीं सुनने को मिलता है आपको, एक्सप्रेसवे, हाईवे के अंदर, टोल के अंदर ये चुंगी ऑक्ट्रॉय वर्ड यूज़ नहीं होता। ये अब जहाँ से माल चला है इसलिए तो उसको कहते हैं ना अर्पित, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अपने आप ही सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जीएसटी बन चुका है या फिर इट इज स्टिल इवॉल्विंग एंड इंप्रूविंग? बताओ, जीएसटी कंप्लीट तरीके से रेडी है या फिर अभी भी स्टिल इट इज इंप्रूविंग डे बाय डे, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है या अब हो गया है सारा खत्म मामला, अब जैसा है वैसा ही है? जीएसटी को लेकर इतनी कंफ्यूजन है ना, इतनी कंफ्यूजन है ना कि एक बंदी तो क्या ही कंफ्यूज करेगी किसी बंदे को। रोज कुछ ना कुछ होता रहता है जीएसटी में। एंड इसके लिए कौन सी डेडिकेटेड काउंसिल है? जीएसटी काउंसिल। हाउएवर, पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों केसेस के अंदर ये सिर्फ पार्लियामेंट के हाथों में ही है एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, तीसरे केस के अंदर जो विधानसभा, विधान परिषद हैं, उनसे पास करवा लिया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब नेचर ऑफ द बिल या नेचर ऑफ द अमेंडमेंट ऐसा होगा, ओनली तब। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास अ रेजोल्यूशन, जो कि पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर कि आप ना हमारे राज्य के अंदर जो सेकंड हाउस है उसको या तो बना दो या उसके अस्तित्व को मिटा दो। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। आई होप किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो बात पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट बाद में करी जाएगी। सबसे पहले ये कहाँ पर आता है पूरा का पूरा मुद्दा? वेरी गुड। जो वहाँ का क्या होता है, लोअर हाउस क्या अपर हाउस? अर्पित, राज्यसभा को मिटाया जा सकता है क्या किसी भी प्रक्रिया से? क्या डिस्कस करा था हमने इसके बारे में? मिस क्या कह रहे हो? फ्लोटिंग क्या? अच्छा, लोड हो रहा है। अच्छा बताओ श्रेया, एक बार इसका आंसर क्या हो सकता है? वैसे बोलो कि वैसे तो सर परमानेंट हाउस है, ऐसा नहीं करा जा सकता, उसका नेचर है परमानेंट हाउस का, लेकिन वो नेचर उसके परमानेंट हाउस का उसके डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके अस्तित्व को रखना या तबाह करना, ये किसके हाथ में है? लोकसभा के। अरे पार्लियामेंट तो वो खुद है ना यार, लोकसभा के हाथ में।
जितना लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है उतना राज्यसभा भी है। पार्लियामेंट तो एक बोलना एक ऐसी टर्म हो गई ना कि आप तो हवा में लटका रहे हो बात को। पार्लियामेंट को कैसे मिटा देगा? राज्यसभा क्या करनी पड़ेगी? नहीं, राज्यसभा अर्पित, राज्यसभा। हाँ, नहीं, राज्यसभा। क्योंकि ऐसा माना जाता है, भाई मैं टॉपिक पढ़ेंगे कि ये खर्चीला हाउस है। वैसे आप खुद ही सोच के देखो, जैसे किसी काम आता है क्या बताओ? हमारे प्रतिनिधि, सबसे बड़ी बात तो श्रेया, सबसे बड़ा कलंक तो यही है इसके ऊपर, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डायरेक्ट इलेक्शन से देखने को एक भी नहीं मिलते इस हाउस के अंदर। इसकी प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड, हम खुद भी नहीं जानते। यूपीएससी की तैयारी करने वाले भाई थ्योरेटिकली हम सब पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत का रट्टा मार लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, वो राजनीतिक बात अलग है, लेकिन ये बोला जाता है कि खर्चा बहुत करवाता है ये। सीट हार जाते तो यहां से बन जाते हैं, सही बात है। हमारे इकलौते कौन से ऐसे पीएम हैं जो कि लोकसभा से ना होकर राज्यसभा के एमपी थे? दोस्त हैं आपके श्रेया? ये तो ऐसे आंसर दे रही है जैसे अभी उधर यूपीएससी जेमर में सर बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, नाम है मनमोहन। वो भी कहेंगे आ जाओ आपका गोलवाल बना है, चलो बाहर। तो बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पार्लियामेंट मेक्स एन एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट इफेक्ट। तो पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीकों में। एंड डोंट वरी, अमेंडमेंट का एक डेडिकेटेड अलग से चैप्टर है, वो हम जानेंगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जानते हो कि अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? आर्टिकल एनीवन? 368। इसके भी 2 तरीके होते हैं, ठीक है? 368 के भी 2 तरीके हैं। एक वो जिसमें मयूर मिसबा हमें राज्यों की सहमति नहीं चाहिए पड़ती उनके स्टेट लेजिस्लेचर की। एक वो जो कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है और प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी लेना पड़ता है। इसको बाद में जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई डिस्कशन का कोई मतलब बनता ही नहीं है इसका, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है। सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, एंड बाय स्पेशल मेजोरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। हाफ मतलब ये पूरे देश में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स है ना हरनीत, उनका हाफ। कितने राज्य हैं अभी हमारे देश में जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है? कैसी बातें करते हो तुम लोग। मैं पूछ रहा हूँ कितने राज्य हमारे देश में जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर? सारे राज्यों में है ना भाई, 6 छूटते ही सभी में। और कितने राज्य हैं ऐसे हमारे पास? हमारे देश में अभी कितने स्टेट्स हैं टोटल? हाफ इसका क्या होगा? पक्का? शुक्र है भगवान तू है। और बच्चे सीसेट के लिए तैयार हैं, थोड़ा बहुत कदम तो रख रहे हैं कम से कम। तो जो पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, यानी कि समझ गए ना कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या निकल कर आई? अगर कोई हमसे पूछे, मैंने इसलिए यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं करा था। श्रेया मुझे सच्चे दिल से एक बात बताना, अगर कल को ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, हमें कुछ भी नहीं पता ना इस टर्म के बारे में अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। हेड बाकी देखो ना, 1 मिनट के लिए ऊपर चलता हूँ मैं भाई। समझ में आ रहा है? लेजिस्लेटिव से लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव से इम्प्लीमेंटिंग, फाइनेंशियल से पैसे, जुडिशल से कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती होगी, इलेक्टोरल से इलेक्शंस, अदर मतलब बकलोली जो भी करनी है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, डिक्शनरी मीनिंग इसका इंटरप्रेट ही नहीं हो सकता यहाँ पर। तो क्या सीखा इससे? संविधान के अंदर कोई चीज़ें डालना या उसको निकालना, यानी कि दिस पावर इज कंसर्न विद अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन सच में आ सकता है, मैं बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर किस चीज़ से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन होंगे एंड कोई ऑप्शन की पेयरिंग नहीं होगी, मतलब चारों में से कोई भी चुनना ही है, बस एक चुनना है, ABCD। एंड उसके अंदर लिखा होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारा संविधान एक बार जब ओरिजिनली लिख गया था उसके बाद कितनी बार और लिखा जा चुका है? दोबारा नहीं लिखा गया? मयूर थप्पड़ मारो अपने आप। एक ही बार लिखा गया है, बस जैसी जैसी परिस्थितियां बदलती रही हैं तो उसके लिए क्या है, अमेंडमेंट का रास्ता है। तभी तो मैंने बोला मयूर 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर 9 है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसका नाम इसलिए था कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमें अपने आसपास की नेबरिंग कंट्रीज की तरह, मयूर याद करो जब हमने आईआर पढ़ा था 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक से, क्या नाम था उस बुक का, वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का, भूटान का, पाकिस्तान का इतने इतने बार लिखा जा चुका है। सिर्फ इंडिया ही है साउथ एशियन कंट्रीज़ में से, आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ में से, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इक्की दुक्की कंट्री और होंगी लेकिन नहीं लिखा गया। बस चीज़ें जो चेंज करने की ज़रूरत पड़ी परिस्थितियों के हिसाब से, उसके लिए रास्ता हमारे पास है अमेंडमेंट। किसी किसी प्रोविज़न को निकालना, किसी किसी को डालना। जैसे हमारा संविधान एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप में था साल 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 19 पॉइंट कुछ लगभग डाल दिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंड स्ट्रिक्ट रूल्स वाले लग रहे थे। नेक्स्ट सरकार आती है जनता पार्टी 1977 के अंदर, 1978 में वो लेकर आते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट, एंड वो सारी बातें जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाली गई थी उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड, इनइफेक्टिव बना दिया, इनऑपरेटिव बना दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। राइट? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की, इट इज़ नॉट अनलिमिटेड। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। ये भी इसकी जो पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि संविधान बोलता है, एंड संविधान क्या बोलता है एक्चुअली, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है अपने टाइम टू टाइम जजमेंट्स में। बेसिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है लक्ष्मीकांत का, हम इसको कभी और देखेंगे। ये मेंस ओरिएंटेड चैप्टर होता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट कुछ भी करे, बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ध्यान रखे कि उसकी लक्ष्मण रेखा को ना लांघे कानून बनाते वक्त। वरना क्या होगा, अगर कोर्ट के पास गई सुनवाई एंड कोर्ट को ये लगा कि पार्लियामेंट ने कानून को बनाते हुए उस प्रोसीजर के अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देंगे, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके, कि डैट लॉ इज डैश एंड डैश, क्या बोला जाता है उसको, नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कहा है बड़े सारे केसेस के अंदर। कुछ प्रोमिनेंट केस हैं, केशवानंदा भारती केस, और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही इन मिनर्वा मिल्स केस 1980। केशवानंदा भारती केस का पूरा नाम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्स केस का पूरा नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट की कुछ जुडिशियल पावर के बारे में। जो जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस है पार्लियामेंट का, इट इंक्लूड्स, राष्ट्रपति ने अगर अपनी पावर एंजॉय करते वक्त संविधान की किसी प्रोविजन को वॉयलेट कर दिया है तो उसके इम्पीचमेंट प्रोसीजर को स्टार्ट करना या इम्पीच कर ही देना। हमारे देश में कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो इम्पीचमेंट से हटाए गए थे? शायद क्या होता है, कोई भी नहीं, कॉन्फिडेंटली बोला करो। श्रेया का तो गूगल ऑन हो गया इतनी देर में है। उसके बाद इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। मुझे एक बात बताओ, उपराष्ट्रपति के केस में मयूर नॉर्मली लिख दिया रिमूव, वहाँ गाली दे रहे हैं उसको इम्पीच, क्यों, ऐसा क्यों? प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसीजर को भी रिमूवल ही बोला जाता है, माना जाता है, लेकिन एक स्पेशल कोनोटेशन के साथ
उसको बोला जाता है, डेट इज इम्पीचमेंट। दिस टर्म इज रिजर्व्ड ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी? प्रेसिडेंट। ये याद रखना। Parliament can also recommend removal of judges, including Chief Justice of the Supreme Court and High Courts, Chief Election Commissioner and CAG. रिकमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। किसको रिकमेंड करेगा? राष्ट्रपति को। तो क्या इससे हमें एक हिंट मिल गई श्रेया, ईशा, मिसबा? क्या मयूर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इन सबके रिमूवल के लिए जो ऊपर जो टर्म्स गिवन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दी जा रही है तो कुछ सोच समझ के दी जा रही है ना ईशा? आपको क्यों नहीं दी जा रही? आपको क्यों नहीं व्हाट्सएप कॉल आता है इसका कि ईशा सिंह हम ऐसे ऐसे करके इनको निकाल रहे हैं? बताओ आप क्या सोचते हो? उसके बाद हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर है इनको रिमूव करने की, ठीक है। इट कैन पनिश इट्स मेंबर्स और आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट। अभी भी ये टॉपिक शेयर देख रहे हो पेंडिंग है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ने बताया भी नहीं और बार बार बोलते जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। वो देखेंगे अभी हम आगे टॉपिक आएगा। उसके बाद इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं पार्लियामेंट के? पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, एंड इलेक्ट करता है उपराष्ट्रपति को भी। लोकसभा इलेक्ट करता है अपने स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, राज्यसभा अपने डेप्यूटी चेयरमैन को। यहाँ पर चेयरमैन क्यों गायब कर दिया? वाई नॉट राज्यसभा? हाँ, ये राज्यसभा जो है चेयरमैन की बात क्यों नहीं हो रही यहाँ पर उसके इलेक्शन की? और होता कौन है उसका चेयरमैन? वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा का जाके चेयरमैन क्यों बन जाता है? पूरी लाइन क्या बोली जाती है? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पार्लियामेंट के पास एक अथॉरिटी और है, इट इज ऑल्सो ऑथराइज टू मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या एंड टू द बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये लाइन समझ में आई? पार्लियामेंट ऐसे कानून बना सकता है कि चुनावी प्रक्रिया राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की या दोनों के दोनों हाउसेस जो हों स्टेट लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेचर की, उनकी चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकता है, ऑथराइज कर सकता है। क्या पार्लियामेंट ने ऐसा कभी करा है? जी हाँ, करा है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक एक्ट है हमारे देश में, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, लेकिन अभी इतना लागू नहीं होता है। अब हम लोग 1951 वाले को यूज़ करते हैं, RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके लिए लक्ष्मीकांत ने एंड में RPA गिवन है, आपको उसके सारे पॉइंट्स याद करने होंगे। डोंट वरी, हम उसको डिस्कस करेंगे कभी, एंड ये भी देखेंगे कि वो 1950 से कैसे अलग था। ये देख लेते हैं कि पार्लियामेंट के कुछ दूसरे पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। इट सर्व्स एज द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी इन द कंट्री। डेलिबरेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें डिबेट एंड डिस्कशन हो सके। ये डिस्कस करता है वेरियस इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। 3 तरह की इमरजेंसी को अप्रूव करता है पार्लियामेंट, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल, बोलते चलो भाई, ये बैठा मत करो, ये मुंह में दही जमा कर। स्टेट इमरजेंसी, अब बोला जैद, अब तक पान खा रहे थे जैद। 360। हरनीत, लास्ट टाइम हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी थी? विच ईयर? आप बता दो। नहीं लगी? क्यों? 1991 में मैंने तो सुना 7 बिलियन का लोन मांगा थे लोग IMF वर्ल्ड बैंक से।
ठीक है, चलो मन तो नहीं है बात मानने का, लेकिन मान लेते हैं चलो आपकी बात, ठीक है, सही बोल रही है वो, नहीं लगी है कभी ऐसे, ठीक है। इट अप्रूव्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज विच इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। हर एक इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है? प्रेसिडेंट। जैसे जब साल 1975 में इमरजेंसी लगी थी, किसके कहने पर लगी थी? मैं बैकग्राउंड पूछ रहा हूँ, किसके कहने पे लगी थी? पीएमएनएस एंड हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रोक्लेम किसने करी सामने आकर? कौन थे प्रेसिडेंट उस टाइम पर? श्री फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो क्रिएट और एबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। क्या कह रहे हो मयूर, कुछ डाउट है क्या? हाँ, ठीक है। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना या उनका नाम चेंज करना, ठीक है, ये काम पार्लियामेंट कर सकता है। उसके बाद पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड इट कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।